नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद केके में। आज की इस क्लास के अंदर हम एक और नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का एक नया टॉपिक जीवन परिचय से संबंधित। इससे पीछे हम 3 जीवन परिचय पढ़ चुके हैं, ये चौथा जीवन परिचय है। इस क्लास के अंदर हम हिंदी साहित्य के नई कविता की आधार स्तंभ, मुख्य स्तंभ श्री सर्वेश्वर दत्त सक्सेना का जीवन परिचय वो पढ़ेंगे। तो इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म यानी सर्वेश्वर दत्त सक्सेना का जो जन्म है 15 सितंबर 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। नई कविता के कवियों में इनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है, यानी जो नई काव्यधारा का जो युग आया था तो उन कवियों में उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। हिंदी विषय में एमए करने के पश्चात इनका संपर्क श्री विजयदेव नारायण शाही, धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त जैसे कवियों से हुआ। ये नई कविताओं के युग के मुख्य कवि हैं, तो इनके संपर्क में ये आए। तत्पश्चात यानी उसके बाद में इन्होंने स्कूल में अध्यापन कार्य भी किया। स्कूल में टीचिंग भी इन्होंने की है, बच्चों को पढ़ाया भी है। अपनी विशिष्ट शैली के कारण इनका चयन अज्ञे द्वारा संपादित, अज्ञे का पूरा नाम आपको पता होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा सप्तक में कर लिया गया था। तो तीसरा सप्तक के अंदर जैसा कि आपको पता है हर सप्तक के अंदर 7-7 कवि हैं। पहला सप्तक जिसको तार सप्तक के नाम से प्रसिद्धि मिली थी, फिर दूसरा सप्तक तार सप्तक आया, फिर तीसरा तार सप्तक आया, और तो तीसरा जो तार सप्तक आया था उसके अंदर जो 7 कवि थे उनमें अज्ञे ने जो इनकी विशिष्ट काव्य शैली के कारण ही श्री सर्वेश्वर दत्त सक्सेना को तार सप्तक के कवियों में स्थान दिया। 25 सितंबर 1983 को इनका निधन हो गया था। प्रमुख रचनाएं यानी हिंदी काव्य धारा के प्रमुख जो कवि हैं सर्वेश्वर दत्त सक्सेना, उन्होंने अपने जीवन में किन किन मुख्य रचनाओं की रचना की जिनके कारण वो हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना नाम है स्वर्णिम अक्षरों में लिख गए। तो सक्सेना जी के कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए थे, यानी वो उन्होंने कुछ अन्य विधाएं जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, बाल साहित्य भी लिखे हैं। तो इनमें जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि उनको मिली थी वो कविताओं में मिली थी, यानी काव्य उनके ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। काव्य संग्रह उनके मुख्य हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग, उपन्यास, उड़े हुए रंग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये उनके मुख्य काव्य संग्रह हैं। उपन्यास, नाटक इनका बकरी है, सबसे प्रसिद्ध जो नाटक है इनका बकरी है। बाल साहित्य भो भो, खो खो, कल फिर भात आएगा, लाख की नाक, बतूतों का जूता, राज बहादुर और राज रानी रूपमती, तो ये इनके प्रमुख बाल साहित्य हैं। लेख संग्रह भी इन्होंने चश्मे और चरखे नाम से काफी प्रसिद्धि मिली है इन लेख संग्रह को भी। तो इस प्रकार से इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं इसमें इनके जो काव्य संग्रह है उनकी वजह से इनको ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। साहित्य विशेषताएं, श्री सर्वेश्वर दत्त सक्सेना जी गद्य लेखक के साथ कवि रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए थे, यानी उन्होंने गद्य रचनाएं भी की हैं। इनके साथ साथ इनकी जो पद्य रचनाएं हैं यानी काव्य रूप में, कविता के रूप में इनको ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। इनके काव्य में कई नई कविता की सभी विशेषताएं दिखाई देती है। इन्होंने अपने साहित्य में लोक जीवन का बड़ा ही सहज और स्वाभाविक चित्रण किया है, यानी जो लोक जीवन का मतलब लोगों के साधारण जो जीवन शैली है, आम प्रचलित जो जीवन शैली है, सामान्य जीवन शैली है, उसका बड़ा सुंदर सहज स्वाभाविक चित्रण किया है। इनके काव्य का साहित्य का विषय मध्यम वर्ग की समस्याओं को उजागर करना था, यानी समाज का एक जो बड़ा वर्ग मध्यम वर्ग है उनमें किस प्रकार से लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, किस प्रकार की सामाजिक समस्याएं उनके जीवन में हैं, उनका इन्होंने सजीवता से उजागर किया है। इनके साहित्य की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रकृति सौंदर्य का खुलकर सहज व साधारण चित्रण किया है।
ये शोषित व निम्न वर्ग को सक्रिय करने का सदैव प्रयास करते हैं। कहने का मतलब इनका शोषित का मतलब जिनका शोषण हो रहा है, और निम्न वर्ग जो कमजोर वर्ग है को सक्रिय करने का, यानी वो हमेशा एक्टिव रहे, अपने जो शोषण के प्रति आवाज उठाएं, किसी से दब के न रहें, अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसको खुल करके वो जिए इसके माध्यम से, और लोगों के सामने अपने शोषित होने के जो भावनाएं हैं उनको दबाए न, बल्कि स्वतंत्र रूप से उनका विरोध करें, उनका सामना करें और शोषण का भी सामना करें। किसी प्रकार का शोषण ना करें, ना होने दें, इस तरह की विचारधाराएं उन्होंने रखी थी। ये आत्म पीड़ा के अनुभव से जीवन की महानता को छूना चाहते हैं। इनका साहित्य जितना रोमांटिक है उतना ही यथार्थवादी है। तो यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, रियलिटी पर आधारित, जो वास्तविकता है, वास्तविक जीवन पर आधारित इनका साहित्य है। इनकी भाषा शैली कैसी है, इनकी काव्य की जो भाषा है वो किस प्रकार की है। श्री सक्सेना जी की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, यानी खड़ी बोली में इनकी रचनाएं अधिकतर है। इनका शब्द चयन विषय के अनुसार है। ग्रामीण अंचल के वर्णन में इनके पास देसी शब्दों का भंडार होता है, जबकि शहरी परिवेश के विषयों में इनकी शब्दावली तद्भव व तत्सम शब्द प्रधान रहती है। प्रसाद गुण की भाषा में सदैव विद्यमान रहता है। यानी कहने का मतलब इनकी रचनाओं में एक विषय के अनुसार, जरूरत के अनुसार, टाइटल के अनुसार इनके शब्दों का प्रयोग रहता है। सभी प्रकार के जो काव्य के गुण है वो यथानुचित उचित इनके काव्य में देखने को मिलते हैं हमें। इनका वाक्य विन्यास भी सरल, वाक्य विन्यास का मतलब वाक्यों का प्रयोग एक प्रकार से भी कहाँ किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करना है, जिससे पाठक या श्रोता को बिल्कुल सहजता से, आसानी से उसका अर्थ समझ में आ जाए, और जो लेखक कहना चाहता है वही पाठक या श्रोता उसको समझ सके। चित्रात्मक शैली के लिए तो ये प्रसिद्ध है ही, साथ ही शब्दों के माध्यम से पात्र की रूप छवि उकेरने में कुशल है। यानी कहने का मतलब ये पाठक को अपने काव्य के माध्यम से इस प्रकार से ढाल लेते हैं कि उनको लगता है कि उनके सामने कोई चित्र प्रस्तुत किया जाए, जैसे कोई फिल्म दिखाई जा रही है। एक प्रकार से इनके काव्य को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि जैसे कोई सामने पिक्चर चल रही हो, फिल्म चल रही हो, या कोई चित्र के माध्यम से उनके सामने बात कर रहा हो। तो ये श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी साहित्य के काव्य धारा के नई कविता के स्तंभ कहे जाते हैं। तो इनका जीवन परिचय था। इसमें एक विशेष बात आपके लिए स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रही होगी, मुझे इसका आभास हुआ कि आप लोगों से शेयर जरूर करनी चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, यानी जो जीवन परिचय से संबंधित बड़े प्रश्न होते हैं, 4 नंबर का आपके पेपर में आता है, 4 पॉइंट आपको लिखने होते हैं, तो काफ़ी बड़ा प्रश्न बन जाता है, लेकिन 4 नंबर भी बहुत होते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, चाहे आप निबंध लिखते हो या कोई भी अन्य सब्जेक्ट का प्रश्न लिखते हो, जिसमें इस तरह से पॉइंट की शैली में उसको लिखना पड़ता है, अलग अलग बिंदु में वो दर्शाना पड़ता है, तो इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है ये। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देते समय छात्र ध्यान रखें कि छाया चित्र, आकृति या आरेख, जिसको डायग्राम बोलते हो आप, का प्रयोग अवश्य करें। इससे पूर्ण अंक या अधिक से अधिक अंक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये एक प्रकार से आपके लिए खजाना कह सकते हो, या एक नई दिशा में आप जा रहे हो। इससे क्या लगता है कि जो एग्जामिनर होता है उसके मन में ये रहता है कि बच्चे को बहुत कुछ आता है, इसको समझ भी है, और इसको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर है। तो पहले हम डायग्राम के माध्यम से समझा दें, तो इससे एग्जामिनर के मन में एक सकारात्मक छवि है वो बन जाती है कि हाँ, हमें बहुत कुछ इस बच्चे को पढ़ाया भी गया है और इसको उस खुद की समझ भी है, इसलिए इसने डायग्राम बच्चे ने बनाया है। तो इससे एक प्रकार से पॉजिटिव थिंकिंग है वो बनती है हमारी, और हमें भी एक प्रकार से नई ऊर्जा मिलती है कि हमने अच्छा काम किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको नई नई वीडियो, नई नई जानकारियों के साथ, बिल्कुल आपके विषय के अनुरूप, बिल्कुल आपकी कक्षा के अनुरूप मिलते रहेंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसी तरीके से आप हमारा साथ
जुड़े रहें, देखते रहें टारगेट विद के और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।